जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। हम आपकी ज्योग्राफी की सेकंड बुक के अंतिम चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम कुछ पर्यावरणीय मुद्दे, वहां की समस्याएं और उनके समाधान के ऊपर बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो सेशन के अंतर्गत हमने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण संबंधी टॉपिक है उनको क्लियर किया। आज हम बचे हुए तीनों टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, आप अच्छे से इन चीज़ों को समझने पर जोर दीजिएगा। जब समझ में आ जाएगी तो ये सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी। बहुत ही सरल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम जिस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हम आज यहाँ पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। उस टॉपिक को हम आपका जो 5वां चैप्टर था सेकंड बुक का, भू संसाधन और कृषि, उसके अंतर्गत भी समझ चुके हैं। तो आज साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। याद दिलाना चाहूंगा, उस 5वें चैप्टर का आपका अंतिम टॉपिक था भारतीय कृषि की समस्याएं, और उन समस्याओं का अंतिम बिंदु था आपका कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। ये खासियत है एनसीईआरटी सिलेबस को पढ़ने की। भी चीजें हैं वो बहुत सी अलग अलग जगह भी दी गई है। एक समझदार स्टूडेंट है वो उनको जोड़ लेता है, और जब पूरा सिलेबस होता है तो इस प्रकार से बहुत से टॉपिक आपस में दोनों बुक्स के अंतर्गत आपस में जुड़ जाएंगे। तो कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण आप पढ़ चुके हो। याद होगा आपको भी, भूमि संसाधनों का जो निम्नीकरण होता है वो सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न होता है। ये सारी चीजें आप वहां अच्छे से समझ चुके हैं। उसी बात को हम और अच्छे से क्लियर कर लें अपने इस चैप्टर के अनुसार। तो सबसे पहले बात करें भी, भू निम्नीकरण कहते किसे हैं, हमें ये पहले ये तो पता हो जाए। तो आपको बताना चाहूंगा सरल शब्दों के अंतर्गत इस की परिभाषा की अगर बात करूं, वो जमीन जो कि कृषि के अयोग्य हो गई है, जिस भूमि की मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो चुकी है, वो भूमि जो व्यर्थ हो चुकी है, वो भूमि जिसके पोषक तत्वों की कमी हो गई है, वो भूमि कहलाती है भू निम्नीकरण, यानी उसके उपजाऊपन का कम हो जाना। या और एक जो थ्योरिकल जो परिभाषा है उसके ऊपर बात कर लें। आपको जो भी परिभाषा लिखनी है वो ऐसे लिखनी है कि उसका अर्थ क्लियर हो जाए। थ्योरिकल परिभाषा है, विस्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता की कमी होना ही भूमि निम्नीकरण कहलाता है। उसके बाद प्यारा क्वेश्चन ये बनता है भी, भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है, जो लास्ट ईयर बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न भी है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं, जिनमें हम एक आता है मृदा अपरदन की वजह से हो सकता है, दूसरा जलाक्रांतता की, वाटर लूजिंग की वजह से हो सकता है। जहां अधिक सिंचाई होती है, जहां ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है या ज्यादा बारिश हो जाती है, वहां पर यह समस्या होती है। और ज्यादा पानी इकट्ठा होने से लवणता और क्षारकता की समस्या भी उस भूमि के अंदर पैदा हो जाती है। तो मृदा अपरदन, जलाक्रांतता, लवणता और क्षारकता की वजह से क्या हो रही है, भूमि निम्नीकरण की समस्या है वो बढ़ रही है। तो इस बात को अगर हम समझें तो भू निम्नीकरण की दो प्रक्रियाएं हो गई। एक तो हो गई प्राकृतिक दृष्टि से, नेचुरल प्रोसेस हो गई, और दूसरा योगदान है इंसान का, यानी मानव जनित क्रियाएं। तो दो प्रक्रियाओं से यह संभव होता है। और प्राकृतिक क्रियाएं जैसे प्राकृतिक खड्ड है वो बन गए, कहीं रेतीली भूमि है या तट के ऊपर कोई रेतीली भूमि है, कोई बंजर चट्टानें हैं, कोई हिमानी क्षेत्र यानी बर्फीला क्षेत्र है, या तीव्र ढाल वाली भूमि है जहां खेती नहीं होती। ये सारे नेचुरल हो जाते हैं अपने आप ही प्रकृति के अंतर्गत। लेकिन ज्यादातर जो समस्या क्रिएट होती है वो इंसान की वजह से होती है, जिसकी वजह से भूमि कृषि के अयोग्य हो जाती है। जैसे जो स्थानांतरित कृषि जनित क्षेत्र है, रोपण कृषि जनित क्षेत्र है, खनन और औद्योगिक जो व्यर्थ क्षेत्र है, इनकी वजह से भी भूमि का निम्नीकरण है वो हो रहा है। अब बात ये आती है भी, हमने भू निम्नीकरण क्या है ये समझ लिया, कारण समझ लिया, और होने की जो प्रोसेस है उसके बारे में हमने जान लिया। अब हम ये भी तो समझें भी, इस भू निम्नीकरण को रोकने के क्या उपाय है वो हो सकते हैं। तो इसके अंतर्गत बात करें, कुछ बिंदु लेते हैं हम। जैसे पहला उपाय ये हो सकता है भी, सिंचाई साधनों का उचित प्रयोग है वो करना चाहिए।
क्योंकि अधिक सिंचाई करने से क्या होता है, वहां की भूमि लवणीय और क्षारीय हो जाती है और इसलिए हमें जो भी सिंचाई के साधन हैं उनका सीमित मात्रा में इस्तेमाल है वो करना चाहिए। आप देख पा रहे हो भी उत्तरी भारत के अंदर अधिक सिंचाई के कारण ही भूमि है वो लवणीयकरण उसका है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए हमें सिंचाई के साधनों का उचित प्रयोग है वो करना चाहिए। दूसरा उपाय हो सकता है रसायनों का सीमित प्रयोग। जो आजकल आधुनिक जो हम कृषि कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो कीटनाशक होते हैं, ये जो केमिकल्स होते हैं, ये कहाँ चले जाएंगे, ये जमीन के अंदर चले जाएंगे, मृदा के अंदर मिल जाएंगे और ये बहुत जहरीले होते हैं, हमें अच्छे से पता है, जिसकी वजह से भूमि है वो कृषि के अयोग्य हो जाती है। बहुत प्रकार की बीमारियां भी हो रही है। आप देख रहे हो पंजाब के अंदर कैंसर की कितनी बड़ी प्रॉब्लम, उत्तरी भारत के अंदर पंजाब है या राजस्थान के जो हनुमानगढ़ गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है या कुछ जो हरियाणा का जो क्षेत्र है वहां पर इन्हीं केमिकल्स की वजह से कैंसर की गंभीर बीमारियां भी बढ़ रही है। तो इसलिए हमें रसायनों का भी सीमित मात्रा में प्रयोग है वो करना चाहिए। तीसरा उपाय हो सकता है भी जल संभरण प्रबंधन को अपनाना चाहिए। इसके तहत हमें जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को काम में लेना चाहिए ताकि पानी व्यर्थ बर्बाद नहीं हो और अधिक पानी की वजह से जलाक्रांतता की जो समस्या है वो वहां की जमीन में नहीं हो जाए। इसके साथ साथ हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण है वो करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए अधिक से अधिक, और इसके साथ साथ ही बहुफसलीकरण को कम करना चाहिए। बहुत प्यारा पॉइंट आता है, बहुफसलीकरण को कम करने से भी भू निम्नीकरण है वो कम हो सकता है। अब क्या होगा, आप बहुत सी फसलें लेते हैं, बीच में अगर जमीन खाली छोड़ देंगे आप एक बार तो उससे क्या होगा, वहां की जो जमीन है वो नेचुरल तरीके से अपने आप ही अपनी उर्वरता को बनाए रख सकती है। या इसके साथ साथ हम जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं, दाल वगैरह, उनकी खेती है वो कर सकते हैं, ये भी फायदेमंद है वो रहेगा। तो इस प्रकार से ये कुछ उपाय अपनाकर हम भूमि निम्नीकरण को कम कर सकते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक अगर देखेंगे तो वहां पर एक केस स्टडी भी दी गई है। केस स्टडी कहां की दी गई है, मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ जिला, झाबुआ जिले की केस स्टडी दी गई है। आप उस केस स्टडी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भी इनमें से कुछ उपाय है वो उस क्षेत्र के अंतर्गत अपनाए जा रहे हैं। यानी जल संभरण प्रबंधन के तहत बहुत से काम है वो वहाँ राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत है वो किए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चारागाह है वो उसको डेवलप किया जा रहा है, हर व्यक्ति वृक्ष लगा रहा है, चारे की फसलों को जो उगा रहा है, जहाँ भी खाली ज़मीन है वहाँ चारागाह विकसित किए जा रहे हैं और उनकी सुरक्षा भी की जा रही है। वहाँ पर खुले में चराई है उसको प्रतिबंधित किया जाता है, बल्कि वहाँ पर नाद बनाकर, जिसको नाद यानी वो एरिया जहाँ पर पशु आकर चर ले, वो जगह जो बना दी जाती है, हमारे एरिया में उसको बोलते हैं ठाण, यानी कच्चे ईंटों के या पक्की ईंटों के जगह बना दी जाती है, उसके अंदर चारा काट कर डाल दिया जाता है, पशु वहां से अपने आप ही चारा है वो काट जो है वो खा लेते हैं। तो नांद बनाकर है वो पशुओं को वहां पर चराया जा सकता है, खुली चराई वहां पर प्रतिबंधित कर दी जाती है। इससे एक तरीके से हम ये कहें भी ये प्रक्रिया सतत पोषणीय विकास में भी कितनी अहम रोल है वो अदा कर सकती है। तो आप, और झाबुआ जिले के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत है वहां पर कौन सी जनजाति का बाहुल्य है, तो ध्यान रखिएगा भील जनजाति का वहां पर बाहुल्य है। तो भील जनजाति वाले उस क्षेत्र के अंतर्गत भी भू निम्नीकरण को रोकने के लिए काफी उपाय है वो स्थानीय स्तर पर भी और सरकारी स्तर के ऊपर भी अपनाए जा रहे हैं। तो ये हुआ अपना एक टॉपिक जिसमें हमने भू निम्नीकरण से संबंधित जितने प्रकार की बातें बन सकती है उन सब की बात की। यही बात आपको इस चैप्टर में भी काम आएगी और यही बात आपका जो 5वां चैप्टर है जहां भारतीय कृषि की समस्याएं हैं उसके अंतर्गत भी काम आएगी। बहुत प्यारा टॉपिक है, 100% संभावना रहती है बोर्ड परीक्षा में भू निम्नीकरण से संबंधित कोई भी 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको जरूर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं सब कुछ ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, अगले टॉपिक की, और अब बात हम स्टार्ट कर लेते हैं माइग्रेशन से, थोड़ी सी प्रवास से।
अब एक चीज हम यहां पर प्रवास के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले फर्स्ट बुक और सेकंड बुक के 2 चैप्टरों के अंतर्गत हमने माइग्रेशन प्रवास के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया है। प्रवास क्या है, प्रवास किस कारण से होता है, प्रवास की विभिन्न प्रकार की जो धाराएं हैं उनके बारे में हम अच्छे से जान चुके हैं। उन्हीं में से एक बात यहां पर हम कर रहे हैं, आंतरिक प्रवास की एक धारा है जहां हम बात करते हैं ग्रामीण से नगरीय यानी शहर की तरफ लोगों का पलायन हो रहा है। क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये सारी चीजें हम पूर्व की क्लासेस के अंतर्गत कर चुके हैं। अब गांव से लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, शहर की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ रही है, संसाधनों के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, वहां बहुत सी पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो रही है। अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से आपको बताऊं तो 1961 के बाद भारत के शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के अंतर्गत 60% की वृद्धि हुई है, और उसमें से भी 29% जो प्रवास के कारण जो शहरों की जनसंख्या जो बढ़ी है वो 29% यानी गांव से शहरों की तरफ लोगों का पलायन है वो हुआ है। और कहा गया है कि 2050 तक पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो जो 2/3 है वो जनसंख्या नगरों में, शहरों में रहना प्रारंभ कर देगी, और इससे क्या होगा, नगरीय संसाधनों के ऊपर बहुत अधिक दबाव है वो बढ़ जाएगा, और इससे शहरों के अंतर्गत बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। उन्हीं में से 2 समस्याओं के ऊपर यहां हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की दृष्टि से। सबसे पहली बात करते हैं नगरीय अपशिष्ट जो होता है उसके निपटान की। नगरीय अपशिष्ट अर्थात जिसको हम कह दें ठोस कचरा। अब आपको ये तो अच्छे से पता है भी नगरीय अपशिष्ट यानी ठोस कचरा क्या है। अभी हाल ही में आपने दीपावली पर घर की सफाई की होगी, तो हमने घरों में जो भी पुरानी चीजें हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। जो पहले काम की थी अब लगता है काम की नहीं है, चाहे वो कोई ऑल पिन हो, कोई लोहे का सामान हो, चाहे टूटा हुआ कोई कांच हो, चाहे प्लास्टिक के डिब्बे हो, पॉलीथीन की थैलियां हो, कोई रद्दी कागज हो, कोई सीढ़ियां वगैरह, कोई भी प्लास्टिक का सामान हो, ये सब का सब क्या कहलाता है, ये ठोस कचरा कहलाता है। तो ये भी पता होना चाहिए आपको, कहीं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ ले ठोस कचरा क्या है, ठोस अपशिष्ट क्या है, नगरीय अपशिष्ट क्या है। तो ठोस कचरे की बात की जाती है जिसको हम कबाड़ कहते हैं। कबाड़ियों को बुलाकर उसको तुला दिया जाता है, कबाड़िया फिर वापस उन्हीं चीज़ों को उनमें से सिलेक्ट करके फिर वापस फैक्ट्रियों को बेच देता है, और फिर वापस वही रिन्यू होकर चीज़ें हैं वो वापस बाजार के अंतर्गत आ जाती है। तो आपने देखा होगा शहरों के अंतर्गत बहुत से लोग सुबह सुबह है वो एक बड़ी जो कट्टा है वो लेकर निकलते हैं और प्लास्टिक लोहे की बहुत सी सामानों को इकट्ठा करते हैं, जो काम की चीजें हैं जिनका रीयूज हो सकता है, फैक्ट्रियों से जिनको दोबारा बनाया जा सकता है, उन चीजों को इकट्ठा करके और वापस फैक्ट्रियों को बेच दिया जाता है। तो ठोस कचरा क्या है पहले ये क्लियर हो गया। तो उस ठोस कचरा जो हमारे नगर का सबसे बड़ा अपशिष्ट है उसके निपटान की जो समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो यहां ये समझिए नगरीय अपशिष्ट के निपटान 2 तरीकों से होता है, 2 स्रोतों से होता है, एक तो घर का और एक फैक्ट्रियों का। तो देखिए जो घरेलू प्रतिष्ठान यानी घरों का जो ठोस कचरा होता है उसको या तो कोई सरकारी खाली जमीन पड़ी होती है या कोई निजी ठेकेदार कोई है जिसने कोई जगह ले रखी है और वहां पर हम कचरा डाल सकते हैं, तो वहां पर डालकर उसका निपटान है वो किया जाता है। दूसरा जो फैक्ट्रियों का जो होता है नगर पालिका के माध्यम से उनको इकट्ठा करके वही किसी सरकारी भूमि में जहां खड्डे ज्यादा हैं यानी ऊंची नीची जमीन है वहां पर डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम उस ठोस कचरे का निपटान है वो शहरों के अंतर्गत करते हैं। लेकिन इस प्रकार के सिस्टम से भी बहुत प्रकार की समस्याएं क्रिएट है वो होती है। हम देखें भी मोस्टली जो भारत के जो सिटी है शहर है वहां 30 से 50% जो ठोस कचरा होता है वो गलियों के अंदर या बीच में कोई खाली प्लाट पड़ा है वहां पर आपको मिल जाएगा। तो उसके अंतर्गत क्या होगा, उस कचरे के अंतर्गत कीड़े लग जाएंगे, चूहे उत्पन्न हो जाएंगे, उनका जो अपघटन जब होता है जो वो उन जीवाणुओं की वजह से तो बहुत गंदी बदबू आती है, उस वजह से हमारे स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। कई बार तो पड़ोसियों के साथ लड़ाई भी हो जाती है भी आपने ये कचरा यहाँ पर
क्यों डाला है? तो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां जो हो रही है इससे, उसकी बात करें तो इससे टाइफाइड हो सकता है जिसको हम मियादी बुखार कहते हैं, इससे डिप्टीरिया है वो हो सकता है, इससे कोलेरा हैजा है वो हो सकता है, डायरिया यानी दस्त लगने की समस्या है वो भी इससे हो सकती है। फिर बात आती है तो फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए भी इस नगरीय अपशिष्ट का निपटान कि इस प्रकार से करें भी हमारे लिए फायदेमंद हो जाए। तो आपसे अगर इस प्रकार का कोई सजेशन, सुझाव आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या लिख सकते हो भी इस नगरीय अपशिष्ट को एक संसाधन के रूप में उपचारित कर, पहले ट्रीटमेंट कर लें इसका, और इससे बिजली और खाद बनाई जा सकती है। इस ठोस कचरे को इस प्रकार से हम ट्रीटेड कर लें जिससे बिजली और इससे खाद है वो बनाई जा सकती है, अर्थात इस वेस्टेज का भी हम फायदा है वो उठा सकते हैं। जरूरी है एक साइंटिफिक अप्रोच की। तो इस प्रकार से हमने एक जो सिटी की समस्या है नगरीय अपशिष्ट की, उसके निपटान के कौन से स्रोत हैं, उससे कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, उसकी क्या उपयोगिता हमारे लिए हो सकती है, उसके ऊपर हमने यहां पर बात है वो क्लियर की है। अब बात करें इसकी दूसरी महत्वपूर्ण समस्या के ऊपर, और वो है गंदी बस्तियों का विकास। जब गांव से शहरों की तरफ पॉपुलेशन बढ़ेगी, रोजगार के लिए आते हैं, उतनी आमदनी नहीं हो पाती भी है कोई अच्छा घर ले सके, तो इसलिए सिटी के आसपास, सिटी के बाहर गंदी बस्तियां डेवलप हो जाती है, यानी स्लम का जन्म वहां पर हो जाता है। और इन गंदी बस्तियों को, क्योंकि आप किसी भी सिटी के अंतर्गत इस प्रकार की जो स्लम्स है वो आप देख सकते हो। और यहाँ अब आपसे कुछ बातें यहाँ प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती है भी भारत में गंदी बस्तियों की प्रमुख समस्याएं हैं वो क्या क्या है, क्या क्या चीज आप वहां पर देखते हो, उन्हीं चीजों को अपने शब्दों में यहां लिखना है। जैसे यहां पर आपको जीर्ण शीर्ण मकान मिलेंगे, टूटे फूटे मकान मिलेंगे। यहां पर आपको जो समस्याओं के रूप में देखें तो पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा, साफ हवा आपको वहां नहीं मिलेगी, लाइट की समस्या है ये भी यहां पर रहेगी, शौचालय जैसी जो मूलभूत आवश्यकता है वो भी आपको इन गंदी बस्तियों में नहीं मिलेगी। सब लोटे बोतल लेकर घूमने वाले मिल जाएंगे अब वहां पर। और बहुत अधिक भीड़, यानी एक जगह पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं कम जगह पर, जिससे बहुत सी बीमारियों के संक्रमण का खतरा है वो भी बढ़ जाता है। जैसे कोरोना के दौरान हमने देखा था अभी स्लम्स में भी कोरोना है वो ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वहां पर भीड़ भाड़ वहां पर मिलेगी, जो बड़ी जो बस्ती जहां डेवलप हो गई, आपको सड़कें हैं वो बहुत ही संकरी मिलेगी भी, हम कोई बड़ा साधन है वो वहां से नहीं गुजार सकते हैं। वहां पर पानी के निकालने, गंदा पानी के निकालने की कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी, कोई नालियां वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। और उसके साथ साथ यहाँ के लोग क्योंकि इतनी आमदनी नहीं होती, गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो इसलिए अपने बच्चों को भी अच्छे से शिक्षित है वो नहीं करवा पाते हैं। और कम मजदूरी यहाँ पर इनको मिलती है, तो ये जोखिमपूर्ण जो काम होते हैं इनकम के लिए वो भी ये लोग कर लेते हैं, जो कि इनके लिए बहुत मुश्किल भरा हुआ हो सकता है। कुपोषण की समस्या मिलेगी, कौन सा यहाँ न्यूट्रिएंट वाला भोजन मिलता है, तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और इस प्रकार की बस्तियों में आपको बहुत सी सामाजिक समस्याएं मिल जाएगी। यहाँ के जो लोग हैं नशीली दवाइयों का सेवन या शराब का सेवन, जुआ खेलना, गुंडागर्दी करना, चोरी, वेश्यावृत्ति, अपराध जैसी गंभीर समस्याएं हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और कच्चे मकान है तो आग लगने की भी संभावना है वो वहां पर बहुत ज्यादा रहती है। तो इस प्रकार आप देखिए कितनी प्रकार की समस्याएं, आप भी और विचार कीजिए कौन कौन सी समस्याएं वहां पर हो सकती है। तो इनके हमें रट्टे मारने की कहां जरूरत है, बस 5-7 मूल बातें आप याद रखिए भी भारत में गंदी बस्तियों के लिए कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है। कोई 4-5 समस्याएं तो आपके दिमाग में रहनी ही चाहिए। अब इसी के साथ साथ आप इधर यहां देखिए, यहां एक बात लिखी हुई है, एशिया की विशालतम गंदी बस्ती, एशिया की विशालतम गंदी बस्ती, और वो कौन सी दिखाई दे रही है आपको, धारावी। तो साथ में समस्याएं हैं, तो ये भी तो एक स्लम है, बस्ती है। तो ये अपने आप में क्वेश्चन बन गया भी एशिया की विशालतम गंदी बस्ती का नाम बताइए, वो है धारावी। धारावी बस्ती कहां है, मुंबई में है भाई, मुंबई कहां है, महाराष्ट्र के अंतर्गत।
तो धारावी बस्ती हर कोई जानता है, धारावी बस्ती के बारे में भी। धारावी बस्ती क्योंकि बहुत सी फिल्मों के दृश्य आपने जो देखे होंगे वो धारावी बस्ती के अंदर ही फिल्माए जाते हैं। आपने कोई फिल्मों के अंदर ऐसे दृश्य देखे होंगे, विलेन और हीरो एक दूसरे के आगे पीछे भाग रहे हैं और वहाँ वो जो बहुत ही संकरी जो गलियों के जो सीन दिखाए जाते हैं ज़्यादातर वो आपको धारावी बस्तियों के ही मिलते हैं। बहुत बुरा हाल रहता है धारावी बस्ती। यहाँ पर एक बड़ी सड़क है जिसका नाम है 90 फुट रोड। हालांकि नाम 90 फुट रोड है लेकिन वो आधे से भी कम हो चुकी है, एकमात्र एक चौड़ी सड़क है। बाकी सारी संकरी, इतनी संकरी है भी, जो अपना ये होता है ना रिक्शा, तिपैया वाहन, ये भी वहां अंदर जाने के लिए वर्जित है, निषेध है, भी नहीं ले जा सकते। इतनी बुरी हालत है वहां। एक एक कमरे के अंतर्गत 10-10, 12-12 लोग रहते हैं और शौचालय की बात करें तो लगभग 1400-1500 लोगों के ऊपर आपको एक टॉयलेट मिलेगा। तो देखिए किस प्रकार की समस्याएं हैं वहां धारावी बस्ती के अंतर्गत। और जगह जगह पर आपको कूड़ा कचरा मिलेगा। वही मोस्टली जो गंदी बस्तियों की समस्याएं देखी वो वहां पर भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में धारावी बस्ती की जो कोई लक्षण है वो पूछ लें तो ये 2-3 बातें आप जरूर उसमें ऐड करना। तिपैया वाहनों का प्रवेश वहां अंदर वर्जित है, गलियां हैं वो वहां बहुत संकरी है, एक कमरे में ही 10-12 परिवार है वो रहते हैं। पेयजल की वहाँ शुद्ध पानी और शुद्ध जो हवा है वो नहीं मिल पाती। लाइट की बहुत बड़ी समस्या रहती है। बहुत ही टिन शेड के मकान हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक पॉजिटिविटी भी यहाँ देखने को मिलती है और वो ये है भी यह एक बिजनेस हब भी है। यहाँ पर आपको मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, कसीदाकारी, जरी का काम, चमड़े का काम, फर्नीचर का काम यहाँ पर बहुत होता है। और ये लेडीज जो बहुत से पर्स लिए घूमते हैं, महिलाएं बच्चियां जो भी रखती है, ये ज्यादातर आपको आप देखेंगे ये धारावी बस्ती के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं। तो एक आर्थिक रूप से एक केंद्र का बिंदु भी है, वहां बिजनेस भी होता है। ये एक बड़ी बात है। जो गांव से भागकर या रोजगार की तलाश में लोग आते हैं वो फिर इन्हीं बस्तियों में सेटल हो जाती है, यहीं पर काम धंधा है वो करने लगते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन धारावी बस्ती एक केस स्टडी आपके दे रखी है, उसको भी आप अच्छे से जरूर है वो पढ़िएगा जरूर। मैं हमेशा कहता हूं आप कितना ही ऑनलाइन कंटेंट पढ़े, कहीं से कुछ भी करें, लेकिन किताबों से दोस्ती निभाते रहिएगा। एक अच्छी किताब आपके हजारों दोस्तों की कमियां हैं वो पूरी कर सकती है, आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। इसलिए पाठ्य पुस्तक का साथ कभी मत छोड़िएगा। अच्छे से यहाँ टॉपिक को समझिए। और मैं तो पहले हमेशा यही कहता हूँ, पहले आप चैप्टर को पढ़ लें, आप वीडियो क्लास से उस टॉपिक को समझ लें और फिर दोबारा पढ़ लें, तिबारा पढ़ लें। जितनी बार पढ़ेंगे एनसीईआरटी सिलेबस को उतना ही निखार आप में होता जाएगा। और हर पढ़ने वाले बच्चे को मैं ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा पासबुक हेल्प बुक के चक्रों में पढ़ने से ज़्यादा कहीं अच्छा है पाठ्य पुस्तकों से दोस्ती की जाए। तो ये तो होगी गंदी बस्तियों की समस्याओं की बात। अब वही जब समस्याएं हैं तो हमें एक साइंटिफिक अप्रोच भी तो रखनी होगी। भी इन गंदी बस्तियों के अगर समाधान आपसे कोई पूछ ले तो क्या कहोगे भाई? भी इन गंदी बस्तियों की समस्याएं तो हमें पता है, लेकिन सिर्फ ये समस्याएं बताने के लिए तो सिलेबस में ये चीज नहीं जोड़ी गई है। इसका मतलब हमें साइंटिफिक अप्रोच लगानी होगी। हमें ये सोचना होगा भी इन चीजों का समाधान क्या हो सकता है, क्या उचित उपाय है वो हो सकते हैं। तो उसके ऊपर भी हमें विचार करना होगा। ऐसे प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में हमारे ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो कुछ की मैं बात कर लेता हूं, कुछ आप भी सोचिएगा। भी सरकार है एक तो ये कर सकती है भी ऐसे गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही कम लागत पर, यानी एक न्यूनतम पैसे लेकर इनके लिए मकान की व्यवस्था है वो कर देनी चाहिए। ऐसा मकान जहां पर उनको कम से कम बेसिक जो मूलभूत चीजें हैं वो आसानी से उपलब्ध है वो हो सके, ऐसा प्रयास है वो सरकार की तरफ से होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ के लोगों को साफ पानी है वो उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए आप नल की व्यवस्था वहां कर सकते हो, या टैंकरों के माध्यम से अगर ऐसी नौबत आ रही है पानी पहुंचाना पड़ रहा है तो बहुत ही, या तो आप फ्री में पहुंचा दे सरकारी स्तर से, या बहुत ही कम मूल्य से वो पानी की व्यवस्था है वो उस क्षेत्र में कर देनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ स्कूल खोलकर लोगों को प्रेरित करना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। यूं नहीं है भी एक गरीब का बच्चा गरीब ही रहे। अगर आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो आप इस गंदी बस्तियों से बहुत बाहर निकल सकते हो, आपकी लाइफ भी बहुत स्वर्णिम है वो हो सकती है।
तो इसलिए एजुकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल है उन ओपन भी हो, और साथ में खाली ओपन होने से भी कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, या मैं कहूँ भी 100% बच्चों का एडमिशन वहाँ होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही है जो आदमी की तकदीर को बदल सकती है। और एक काम और किया जा सकता है। ये समस्या कहाँ हो रही है अभी? ये समस्या शहर में है। शहर में ये समस्याएं क्यों हो रही है? क्योंकि गांव से भी लोग हैं वो शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो इसका मतलब एक काम हम ये कर सकते हैं ना, भी गांव में आप रोजगार के अवसर बढ़ा दे, सरकार कुछ ऐसे प्रयास किए जाए। तो गांव में अगर किसी व्यक्ति को रोजगार मिलेगा तो वो सिटी में क्यों आएगा? सिटी में लोग कम आएंगे तो अपने आप ही नगरीय अपशिष्ट निपटान की जो समस्या, गंदी बस्तियों वाली समस्याएं हैं, वो भी तो कम होती जाएगी। तो इसलिए हमें गांव के अंतर्गत भी रोजगार के अवसर है वो उपलब्ध करवाने चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति रोजगार करना चाहता है, उसके पास कोई ऐसा आइडियाज है, तो बैंकों के माध्यम से उसको ऋण है वो मिल जाना चाहिए स्वरोजगार के लिए उसको, ताकि वो भी सेल्फ डिपेंडेंट है वो हो सके। चौड़ी सड़कों का वहां पर निर्माण किया जा सकता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में लोगों को अच्छे से जागरूक करना चाहिए, कहीं ये नहीं हो भी पॉपुलेशन ही बढ़ाते जा रहे हो कहीं, और कानून व्यवस्था वहां सुचारू रूप से संचालित है वो होनी चाहिए। और अगर कहीं पर कोई अच्छी थोड़ी बहुत खाली जमीन आसपास में मिलती है तो वहां पार्क विकसित करना चाहिए। इससे लोगों का बहुत ही जो मानसिक विकास है वो होता है, कल्चरल विकास भी होता है। तो इस प्रकार से गंदी बस्तियों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हम इस प्रकार के बहुत से कार्यक्रम हैं वो वहां पर चला सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे भी भारत के अंदर एक कार्यक्रम चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन। आपको पता होगा शहरों के अंदर अभी शहरों के नवीकरण का एक हिस्सा है, जिसे भारत सरकार ने शहरी गंदी बस्तियों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शुरू किया है। तो अपने आप में ये प्रश्न भी बन सकता है भी शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम चलाया है? तो वो स्वच्छ भारत मिशन चलाया है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं, आप कमेंट करके बताइएगा जरूर भी, भारत के अंदर स्वच्छ भारत मिशन है ये कब प्रारंभ किया गया था और उस टाइम देश के प्रधानमंत्री है वो कौन थे? तो ये चीज आप जरूर मुझे कमेंट करके है वो बताइएगा, मुझे भी पता चले मेरे बच्चे कितने अवेयर हैं इन चीजों को लेकर। तो ये थी आज की अपनी वीडियो क्लास, जिसमें हमने लास्ट चैप्टर के तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिकों को, जो आपको कई जगह काम आएंगे और बहुत सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भू निम्नीकरण, नगरीय अपशिष्ट का निपटान के बारे में और गंदी बस्तियों की समस्याएं और उनके समाधान के बारे में एक एक मुद्दे के ऊपर व्यवहारिक चीजों से जोड़ते हुए हमने इनके अंतर्गत समझने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आप सब लाभान्वित हुए होंगे। और रही बात नोट्स की, तो आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा अभी हर किसी को मैं किसी ग्रुप से तो नहीं भेज सकता, और कहा जाता है आज के इस डिजिटल टाइम के अंतर्गत टेलीग्राम है वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। जो रिटर्न नोट्स हैं वो अपना जो सिद्धि विनायक संग्रिया जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर नोट्स और अन्य जो भी महत्वपूर्ण बातें होती है उन सबको मैंने वहाँ शेयर कर दिया है। तो आज आप इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, आपको नोट्स भी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। वो जो नोट्स हैं वो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हैं, ताकि इंटेलिजेंट, एवरेज, बिलो एवरेज हर प्रकार के स्टूडेंट है वो उनसे लाभ प्राप्त कर ले। इसी दृष्टि से मैंने उनको प्रश्न उत्तर के माध्यम से है वो तैयार किया है। और साथ साथ में अब राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए विशेषता बात करूं तो दिसंबर तक जो मॉडल पेपर है वो जारी हो जाएंगे, तो उसके बाद में इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को उस लेवल के ऊपर जिस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो वो रिवाइज है वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो इसके साथ साथ ही अपना दोनों बुक है उनका सिलेबस अपने इस चैनल के ऊपर अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आप अपनी तैयारी कंटिन्यूअस रखिएगा। एक प्री बोर्ड हमने फर्स्ट बुक का पहले ले लिया है और सेकंड बुक का जो प्री बोर्ड है वो जल्द ही मैं आपको नई तारीख है वो बता दूंगा, उस पर लेंगे हम। आप अच्छे से तैयारी है वो करते रहिएगा। अब बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिकों की जो रिवीजन क्लासेस है, विशेष क्लासेस हैं, जो शॉर्ट कैप्सूल के माध्यम से आपके लिए बीच बीच में लाता रहूंगा। इसी प्रकार आप अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा और अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस देखिएगा। रोज आप, कई बार होता है ना बच्चा एक घंटा बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, एक दिन दो दिन नहीं पढ़ रहा, ऐसे बच्चों के लिए कहना चाहूंगा ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। आप अपनी कंटिन्यूटी है वो जरूर बनाए रखिएगा, तभी हमारा जो सपना है अब की बार 90 पार हम उसको अचीव कर पाएंगे।
जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। चलिएगा फिर मिलेंगे एक नई सूचना एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, नोट्स फॉर्म में लिख लीजिएगा।